अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं एसिड के बारे में। एसिड के साथ रिएक्शन कराना है किसका, धातु का। धातु यानी कि मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। मेटल का अम्ल के साथ यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन का बात कर रहे हैं। क्या होगा अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें, मतलब उससे रिएक्शन करवाएं। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। संगत लवण का मतलब क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाता है। यानी कि अगर एसिड को और मेटल को दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नमक, सॉल्ट जिसको बोलते हैं, यही है लवण। और हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखेगा। तो यही तो क्लियर हो गया क्या होता है बोला, तो यही तो क्लियर हो गया क्या होता है जब धातु को रिएक्शन कराएंगे तो धातु तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा और लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। लेकिन सभी धातुएं इस प्रकार अभिक्रिया नहीं करती। अभिक्रिया करती है, पूछ रहा है, ठीक है, नहीं करती करती है पूछ रहा है। आइए पता करते हैं। तो अब क्या बोलेगा, एक क्रियाकलाप करने बोलेगा जिसमें हम लोग पता करेंगे। सोडियम तथा पोटासियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। क्योंकि पोटासियम और सोडियम क्या है, उसको अगर रखेंगे हाथ में भी पकड़ेंगे तो जल कैसे खत्म हो जाएगा। यदि नमूने मालिन है तो रगमल से रगड़कर साफ कीजिए। मतलब अगर वो क्या है, थोड़ा सा कचरा है, गंदगी है उसके साथ रखा हुआ या फिर कुछ रिएक्शन किया हुआ है तो उसको पहले अच्छे से साफ कर देना। सावधानी, सोडियम और पोटासियम को नहीं लीजिए, नहीं लेना है, जबरदस्ती उसको लेके साफ करने नहीं लगना है, क्योंकि वे ठंडे जल के साथ तेजी से भी अभिक्रिया करते हैं। ठंडा जल के साथ बहुत जल्दी क्या करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट, नमूने को अलग अलग तनु सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड युक्त परख नली में डालिए। एक एक करके डालना है। एसिड का एक ले लेना परख नली, उसके अंदर डालते जाना। थर्मोमीटर को परख नली के इस प्रकार लटका दे उसका बल्ब अम्ल में डूबा हो। मतलब उसको क्या करना है, परख नली को उसके अंदर डाल देना, ट्यूब के अंदर में डाल देना। ऐसे डाल देना है कि जो एसिड है उसमें वो क्या हो जाए, डूब जाए, जिससे पता चले टेम्परेचर कितना हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, बुलबुला बनने के दर पर सावधानी पूर्वक परीक्षण करें। जब बुलबुला बन के उड़ेगा, यानी कि जब इसमें एसिड में जब डाले मेटल को, जो भी हम लोग का धातु है, उससे क्या बनेगा, बुलबुला बन के उड़ता हुआ दिखेगा हम लोग को, बुलबुला बन रहा होगा। ठीक है, बुलबुला बन के ऊपर उड़ेगा, तो सावधानी से करना है। ये हाइड्रोजन गैस होता है एक्चुअली में। अभी क्या बोलता है, कौन सी धातु तनु सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से विक्रिया करती है। डालते के साथ बुलबुला बनने लगा, वो चेक करना है कौन सा से हो रहा है। आपने किसी धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया और उसमें टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करना है, किस पर टेम्परेचर कितना है। तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया के आधार पर धातुओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और इसको एक्सपेरिमेंट को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब उसके अंजाम जो आएगा वो बताएगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। क्या क्या नाम बोला है, किस किस के साथ कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ और आयरन के साथ अभिक्रिया को लिखना है, जो कि नीचे हम लोग देखेंगे कि लिखे हैं। ठीक है, फिलहाल जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। अब ये बोल दिया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बोल रहा है कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का रीजन देखो, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकरक होता है जो H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। जल में परिवर्तित कर देता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस क्या होगा, नहीं बनेगा। क्योंकि वो जो H2 आ रहा था वो H2 क्या हो जाएगा, H2 क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, वो जल में, डायरेक्ट जल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जल में क्या करेंगे, उसको परिवर्तित कर देंगे। परिवर्तित करने के बाद एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, और खुद को क्या करेगा, जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ रिएक्शन करके NO2, NO या NO2 बना लेगा। ठीक है, में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु
HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। मगर एक्सेप्शन केस में दे दिया है क्या, Mg और Mn ये दोनों रिएक्शन करेगा अगर HNO3 के साथ, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। मगर बाकी जो है वो सब करेगा, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब को अगर कराया जाएगा तो उस टाइम में हम लोग को अलग चीज देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने के दौरान मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। बुलबुला जो बन रहा था उसमें क्या था, मैग्नीशियम क्या है, बहुत ज्यादा अधिक था। इस स्थिति में अभिक्रिया आप से अधिक उष्मा छुपी थी। अभिक्रियाशील इस क्रम से घटती है। तो देखो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ऐसी जो है वो आयरन है, उसके बाद स्लाइस दिया हुआ वो रुक गया। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही तापमान में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये लाइन याद करना है, कौन सा चीज अभिक्रिया नहीं करता है तो उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कॉपर नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं, अन्य धातु लवण के विलयन के साथ धातुओं कैसे अभिक्रिया करती है। अन्य धातु लवण के साथ, लवण को ले लेना, उसके साथ अभिक्रिया कराना। तो यहाँ पे दिया हुआ क्रियाकलाप, कॉपर एक स्वच्छ तार और आयरन का एक कील लीजिए। कॉपर का तार लेना और आयरन का कील लेना है। कॉपर के तार को परख नली में रखे, आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरे परख नली में रखें। कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें। कॉपर सल्फेट का विलयन में इसको क्या करना है, डाल देना है। 20 मिनट के बाद आपको परीक्षण को रिकॉर्ड करना है। आपको किस परख नली में किस प्रकार अभिक्रिया हुई और इससे क्या पता चला, मतलब इसका पता चलता है। ठीक है, कि इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ, उसको देखना है। किस किस का चेक कर रहे हैं हम लोग, कॉपर का और आयरन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप अपने परीक्षण की क्रियाकलाप 3.9, 3.10 और 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी कि ऊपर में जो रिएक्शन हुआ था उससे संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार की अभिक्रिया, और इसको क्या अभिक्रिया बोलते हैं उसको बोलता है। तो ये रहा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक में कॉपर का ले लिया और एक में क्या लिया, आयरन का ले लिया। लोहे की कील है। ठीक है, लोहे की कील में ऐसे एक लेयर आ गया है, दिखाया जाएगा यहाँ पे। क्या बोला है, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उस यौगिक के विलयन पर गलित अवस्था में विस्थापित कर देता है। मतलब वो क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसका जगह खुद ले लेता है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। हमने ऑक्सीजन एवं जल अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इसलिए हम सभी धातु के नमूने को अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में नहीं रख सके। तो वहां पे सब नहीं कर पा रहा था, तो अभिक्रिया के शील के हिसाब से नहीं रख पाए। अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया वह धातुओं के अभिक्रियाशील का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। हम लोग चैप्टर 1 में क्या पढ़े हैं, उसमें एक विस्थापन विधि पढ़े। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन क्या बोलता है, अगर कोई एक चीज, एक डबल विस्थापन था और एक था डबल डिस्प्लेसमेंट, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बोलता है कि विस्थापन में क्या होता है, यहां से एक चीज हटता है और दूसरा के साथ वो मिल जाता है। अगर 2 हो रहा होगा तो ये भी हट के दूसरा के पास चल जाएगा, नहीं तो एक ही चीज हटेगा और दूसरा के पास उठा के मिल जाता है। वही चीज को यहाँ पे बोल रहा है। अभी इससे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो यह धातु B के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो अगर वो विस्थापित कर दे रहा है तो क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ लिखा है धातु A और धातु B लवण है, तो धातु A में लवण का विलयन आ जाएगा और धातु B अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर वो धातु उसके साथ होगा, यहाँ धातु है, ठीक है, विलयन में धातु होगा, वो धातु अलग हो जाएगा, ये धातु यहाँ मिलेगा। और इसका जो होगा वो क्या होगा, धातु A के साथ अभिक्रियाशील करेगा। ठीक है, क्रियाकलाप 3.12 में इसका परीक्षण के आधार पर कॉपर और आयरन में कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, ये हम लोग को खुद से बोलना होगा। नेक्स्ट आते हैं,
सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी मतलब कौन ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। सक्रिय श्रेणी की वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशील के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन का प्रयोग के बाद क्रियाकलाप 1.9 से लेकर 3.12 निम्नलिखित श्रेणी 3.2 को विस्तृत किया जाता है। इससे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी इसको बोलते हैं। सबसे पहले पोटासियम, ये फाइनल हम लोग को देखने को मिला, और सबसे लास्ट में क्या है, Au है जो कि इम्पोर्ट है। ये क्या है, क्रियाशील है, यानी कि जो ऊपर में लिखा हुआ वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है और सबसे नीचे वाला जो वो कम क्रियाशील है, नहीं के बराबर का, ठीक है। देखो नीचे लिखा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, घटती अभिक्रियाशील, नीचे जा रहा है तो घट रहा है, और सबसे कम अभिक्रियाशील, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इसको अपने से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब दोनों को डायरेक्ट धातु और अधातु को क्या क्या रिएक्शन करवा रहा है, तब क्या होता है। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकारकों के साथ धातुओं की अभिक्रिया देखी। धातु इस प्रकार से अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है। 9वीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्मरण कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब लास्ट में जो ऑर्बिट बच जाता था 2 3 2 2 4 4 ऐसे करके लिखते थे। हमने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैस की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। इसलिए हम तत्व को अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। मतलब जो लास्ट में आ रहा था गैसेस, कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, वो क्यों रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम वाला जो था कक्षा वो फुल था। अब कोई भी अगर हम लोग धातु लेते हैं तो वो चाहेगा उसके जैसा बनना, इसीलिए धातु को धातु के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, एक स्टेबलिस यानी कि स्टेबल कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है। यानी कि स्टेबल क्या हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा, उसको क्या करेंगे हम लोग आगे रिएक्शन नहीं कर पाए, ऐसा टाइप का हम लोग क्या करते हैं वाले बनाने वाले। उत्कृष्ट गैस एवं कुछ धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। यदि यह अपने सारणी 3.3 में हमने देखा कि सोडियम परमाणु के बाह्यत्य कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि आपने M कोष को एक इलेक्ट्रॉन की त्याग देता है तो L कोष में उसका बाह्यतम कोष बन जाएगा। M में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, L तक जाएगा। L M होता है ना, L के बाद M आ जाएगा, हम लोग पढ़े ना, L M N, ठीक है। तो L को छोड़ देंगे, M L में आ जाएगा, M को छोड़ देगा। इसकी स्थायी पृष्ठ उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसका धन आवेश की अधिकता होती है और ये सोडियम धनायन यानी कि प्लस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या, प्लस हो जाना प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन का बाह्यतम में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा 8 पूरा करने के लिए, इसीलिए ये क्या करता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, 8 इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट करता है, जो कि माइनस साइन होता है क्लोरीन में, ठीक है। अभिक्रिया करके सोडियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। सोडियम का जो था वो उसको जो त्यागा था सोडियम, वो क्लोरीन क्या करेगा, ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त होता है। इसके ऊपर माइनस का साइन लग जाता है क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं और तथा KLM कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्लोराइड ऋण, क्लोराइड का क्या है, ऋण होता है, मतलब माइनस लग जाता है। 17 है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तब ये 18 कंप्लीट होगा। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच में निम्नलिखित प्रकार के आदान प्रदान का संबंध 3.5 स्थापित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, धातु सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। अधातु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर सब दिया हुआ है और किस तरह से वो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो लिखा हुआ बटा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोरीन आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थित विद्युत बल से बांधकर सोडियम क्लोराइड NaCl का रूप उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यह
विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये क्या होता है, समुच्चय होता है, वो एक तरह का सेट होता है। जैसे देखो यहाँ पे करके दिखाया, सोडियम को पकड़ा और यहाँ पे क्लोरीन को पकड़ा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन के लेने के बाद क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम के लिए बताया Mg लिया और Cl में देखो, तो एक तो Cl से तो काम नहीं चलेगा, मैग्नीशियम में 2 खाली, तो 2 Cl ले लेगा, देखो दोनों Cl को दे दिए तो MgCl2 बन जाएगा, MgCl2 बराबर। धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्या आप MgCl2 की उपस्थिति में धन और ऋण आवेश का नाम बता सकते हैं? धन आवेश और ऋण आवेश का नाम बताओ। आयनिक यौगिक अभी बताएं, प्लस और माइनस मिलकर बनता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। अब क्रियाकलाप करेंगे जिससे पता चलेगा। विज्ञान की प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड, पोटासियम आयोडाइड, ब्रोमियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए, कोई भी नमूना ले लेना। इन लवणों को भौतिक अवस्था क्या है, इसका भौतिक अवस्था क्या है उसके बारे में पूछना। धातु के सुपेक्युला का छोटा मात्रा में नमूना को लीजिए और इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि 3.7 में। अच्छा, ये स्पैचुला इसके ऊपर गर्म करना, ठीक है ना, क्लियर। इस पर डाल के चम्मच जैसा इसमें डाल के रखना। अन्य नमूने के साथ भी यही अभिक्रिया दोहराइए। आप क्या देखेंगे, यह नमूना ज्वाला के कारण रंग प्रदान करता है, मतलब रंग बदल जाएगा, जब गर्म किया जाएगा तो रंग बदल जाएगा। नमूने को जल, पेट्रोल और केरोसिन में घुलाने का प्रयास कीजिए, क्या वे घुलनशील है, सब घुला के देखना घुल रहा है कि नहीं घुल रहा। 3.8 में की तरह ये परिपथ बनाइए और इसी लवण का विलयन को इलेक्ट्रोड डालिए। क्या आप देखेंगे कि इस प्रकार का अन्य लवण नमूने की जांच कीजिए, इसी में डाल देना, मिक्स कर देना और ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ, अब इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखें। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे और हम लोग को क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या बोला। ये रहा कुछ निष्कर्ष शायद बोला होगा। यहाँ पे दिया गया NaCl जो है उसका गलनांक और क्वाथनांक दिया गया, LiCl दिया और ClCl दिया, CaO, MgCl2 सबका क्वाथनांक देख लेना। ठीक है, क्वाथनांक और गलनांक, तो यहाँ पे हम लोग दिमाग लगा के याद रखना है कि हाईएस्ट सबसे बड़ा किसमें आ रहा है, ठीक है, और सबसे लोएस्ट किसका है। हाईएस्ट और लोएस्ट के बारे में बात करेंगे, तो हाईएस्ट इसमें है और लोएस्ट में है 1685 1600। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्म पर ध्यान दिया होगा, कुछ गुणधर्म है उस पर ध्यान देंगे। भौतिक परिवर्तन में धन ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और थोड़ा कठोर होते हैं। यौगिक सामान्यतः भूरंग होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़े में टूट जाते हैं। बात तो सही है, टुकड़े में टूट जाता है, ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो टूट जाएगा। गलनांक और क्वाथनांक के बारे में बात करें तो आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वाथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूती अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। घुलनशीलता, घुलने का बात कर रहा है। वैद्युत संयोजक योग्यता सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि में विलयक में विलय है, आविलय। ठीक है, आविलय, जल में घुलनशील तथा केरोसिन और पेट्रोल आदि में ये विलयक में आविलय। विद्युत चालकता, किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिक को जल विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन को विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड और आगमन कर लेते हैं और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयन्स की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन है, क्योंकि गलित अवस्था पर विपरीत आवेश वाले आयनों को साथ स्थिर विद्युत का आकर्षण बल उष्मा के साथ कमजोर पड़ता है, इसलिए यह स्वतंत्र रूप से गमन करती है और विद्युत का चालन करती है। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो भी हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है ना, जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं वो जब विद्युत का चालक का बात करेगा
विद्युत उसमें चलने लगता है। क्यों चलने लगता है? कुछ कुछ जो पानी में जब डाला जाता है, ठीक है ना, पानी में डाला जाता है तो पानी के साथ मिक्स हो जाता है और वो क्या बनाता है, उससे विद्युत का चालक हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान रखना, अन्य विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ठोस अवस्था में आयन यौगिक विद्युत का चालन नहीं होते, क्योंकि ठोस में दृढ़ संरचना होती है। क्या होती है? दृढ़ संरचना होती है। और जो लिक्विड होगा उसमें क्या होगा, आराम से वो क्या हो जाते हैं, चल फिर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इसको रिविजन खुद से कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं धातुओं का प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति पृथ्वी की भूपृष्ठ धातुओं के मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। कुछ स्थान पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिससे निकालना लाभकारी होता है। इस खनिज को अयस्क कहते हैं। ठीक है, जब उसको निकाला जाता है खोड़ के तो उसको क्या बोलते हैं, लाभकारी रहेगा तो अयस्क है, और अगर लाभ नहीं हो रहा तो वो अयस्क नहीं कहलाएगा। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण, अब उसको निकालने के बाद उसको साफ उफ करना, वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस अयस्क से धातु का निर्माण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड और या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटासियम, सोडियम, CaMgAl इतनी अधिक अभिक्रियाशीलता होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाए जाते। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातु Zn, Fe और Pb आदि अभिक्रियाशीलता माध्यम है, इसका क्या अभिक्रियाशील कम होता है। पृथ्वी की भूपर पृष्ठी में यह मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फर और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अलग से नहीं मिलता, किसी चीज का सब मिक्स किया होगा तब। आप देखेंगे कि कई धातुओं के आवश्यक ऑक्साइड ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशील एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऐसे कारक होते हैं। इस प्रकार अभिक्रियाशील के आधार पर हम धातु निम्नलिखित तीन वर्ग में डिवाइड किया गया है, विभाजन कर सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाशील धातु, निम्न मतलब कम, ठीक है, निम्न मतलब कम, मध्य अभिक्रियाशील बीच वाला, और उच्च मतलब बहुत ज्यादा। वर्गों में तीन आने वाले धातुओं को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तरीके का उपयोग कीजिए, और इसको क्या करना, बनाने के लिए कुछ तरीका बताया, इसको यूज करना। अयस्क के शुद्ध धातुओं का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों को दिए गए निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण को विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, अयस्कों का स्मृतिकरण। पृथ्वी में खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं। बहुत सारा अशुद्धि होता है, उसको शुद्ध करना है, जिन्हें गैंग कहते हैं। मतलब जो यूजफुल नहीं है उसको क्या बोला जा रहा है, यूजफुल मतलब इस पार्ट में खनिज के हिसाब से वो यूजफुल नहीं है, इसी उसको क्या बोला जा रहा है, गैंग बोला जा रहा है। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अगर उसको निष्कर्षण कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए पहले जितना भी अशुद्धि है उसको हटाना पड़ेगा। अयस्कों में गैंग को हटाने के लिए जिन प्रकृतियों का उपयोग होता है वे अयस्कों एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होते हैं। ये उसका रासायनिक गुणधर्म के ऊपर आधारित होता है। इसे पृथक करने की विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। उसको अलग करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, उस तरीके को हम लोग आगे देखने वाले हैं। जैसे अयस्क है, यहाँ पर अयस्क की सांद्रता, उच्च अभिक्रियाशील धातु, उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक मध्य और निम्न, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। उच्च में क्या होता है, गलित धातुओं का विद्युत अपघटन, मतलब बिजली के चलते जो है उसको क्या करेगा, शुद्ध किया जाएगा। उसके बाद मध्य वाला क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क से अलग करते हैं।
निम्नतम और वर्जन अलग अलग नाम है, दोनों से मिलकर क्या होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा और धातु का अपचयन करके फिर धातु का शोधन होता है। मगर जो एकदम बहुत कम होता है उसको डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड, अयस्क, वर्जन, धातु और परिष्करण मिल जाएगा। ये अयस्क का धातु का निष्कर्षण का प्रयुक्त चरण, ये स्टेप है 1 2 3 4 स्टेप। उसके बाद सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। अब सक्रियता श्रेणी में बहुत जो नीचे है उसके बारे में बात करते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं में काफी अन्य अभिक्रिया होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर सिनाबर HgS मरकरी पार्थ एक अयस्क है, वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मरकरी ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है। अधिक गर्म करने पर मरकरी ऑक्साइड मरकरी पार्थ में अपचयित हो जाता है। बहुत ज्यादा गर्म करने से डायरेक्ट मिल जा रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया। HgS को गर्म ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आया, तापमान बढ़ाया जा रहा है, तापमान के देखें HgO हो रहा है और SO2, ठीक है। अब इसको और ज्यादा अगर गर्म करते हैं, यानी कि HgO जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो HgO आया, HgO को और ज्यादा गर्म करेंगे तब जाके वो Hg और O2 मिलेगा। जैसे पानी को गर्म करते एक टेम्परेचर में वो खौलने लगता है, और बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तब जाके वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फिर टूट जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। इस प्रकार प्रकृति में CuS के रूप में उपलब्ध तांबे, CuS मतलब कॉपर के बारे में बात कर रहा है, कॉपर, तांबा कॉपर बोल रहे हैं, को केवल वायु में गर्म करने से इसके अयस्क को अलग किया जा सकता है। सिर्फ वायु में ही गर्म करेंगे, गर्म ज्यादा करेंगे तो वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। CuSO2, Cu2O बनेगा और SO2 अलग हो जाएगा। फिर से Cu2O को हम लोग गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, Cu और SO2 बन जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्म करने पर वो क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो बस वहीं तक रखते हैं।